हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में जो कि आगामी परीक्षा यानी कि यूकेपीएससी के द्वारा जो एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का। तो देखिए, एसआई के एग्ज़ाम की हम बात करें तो इसमें देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें इसमें, तो सिलेबस में देखिए हिंदी इसमें है, और जो हिंदी रहने वाली है 100 मार्क्स की रहने वाली है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल रहेगा हिंदी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोर्शन या फिर कंटेंट की बात करें तो क्वेश्चनिंग की बात करें तो 100 क्वेश्चन है, तो काफ़ी बड़ा रोल है हिंदी। तो देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी की सीरीज़। तो इसमें देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें कि हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि एवं उसका विकास, और इस प्रकार से जो इसमें टॉपिक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, हिंदी भाषा का विकास हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, कंटेंट इम्पोर्टेंट रहता है, ये नहीं कि मतलब कि हमारे पास सोर्सेस की कमी के बावजूद भी, लेकिन जो मेन है कंटेंट है, तो वही ज़्यादा, उसी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग ये मत देखिएगा कि मतलब सोर्सेस संसाधन की कमी के कारण ये सब कुछ जो भी है, लेकिन मेन है हमारा कंटेंट, और वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा का विकास। तो सबसे पहले है मैं आप लोगों को जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, उस उस लेवल के ही आप लोगों को डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी फालतू इधर उधर की चर्चा हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो इसमें देखिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला जो पॉइंट है इसमें, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। चलिए, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। तो देखिएगा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो आ सकता है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन जो है चाहे यूके हो या फिर यूकेपीएससी हो, काफ़ी यहाँ पर पैटर्न में इम्प्रूव देखा गया है। और अब जो क्वेश्चनिंग पूछी जा रही है, काफ़ी हल्के में क्वेश्चन को पूछा नहीं जा रहा है, उसको ही घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा हाई लेवल में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना, इससे पहले यूके हो या फिर यूकेपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स आप लोग देख रहे होंगे, तो किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चनिंग की जा रही है उसमें। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है उन क्वेश्चनों के सामने, ठीक है ना, तो डटे रहना है। तो देखिए, पहला है आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर सीधा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसी टाइप से होंगे, तो आप लोग देखना। नेक्स्ट है भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। तो एक नेक्स्ट बन सकता है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 4 भाषा परिवार हैं, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, 4 भाषा परिवार हैं भारत में, जिसमें पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो ये 4 हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है भारत में कितने भाषा परिवार है, तो 4 हैं संख्या, जिसमें कि भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, जिसमें भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो अगर पूछा जाएगा कि जो प्रतिशत के आधार पर भारत में बोलने वाले जो हैं प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा
परिवार है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, हिंदी भारोपीय या फिर भारत यूरोपीय, ठीक है। जो भारोपीय है उसका क्या मतलब है, भारत यूरोप के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। तो ये आपका भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है, आपने ध्यान में रखना है। देखिए यही छोटे छोटे जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं आप लोग यही ध्यान में नहीं रखते हैं, चाहे कोई भी हो कैंडिडेट, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। यही जो छोटे और काफ़ी जो बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, तो यही इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है परीक्षाओं में। और इस तरीके के अगर क्वेश्चनिंग पूछी जाती है तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, काफ़ी डीप पूछ रहा है, ये हो रहा है ना। तो देखिए, तो इसीलिए इधर उधर की बात नहीं करते हुए डायरेक्ट हम फोकस यहाँ पर करेंगे। तो क्या है, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। तो ये 3 काल किस प्रकार से हैं देखिए। तो पहला है प्राचीन भारतीय, ठीक है। प्राचीन भारतीय पहले आप तो देखना है, प्राचीन है। दूसरा मध्यकालीन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो देखिए ये उसी टाइप से है जैसे कि हिस्ट्री आप लोग परिचित हैं, हिस्ट्री से हिस्ट्री आप लोग पढ़ते होंगे, एज अ सब्जेक्ट है इसमें। तो जैसे कि उसमें भी ऐसा ही है, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक। तो इसी प्रकार से ये 3 काल हैं इसमें भी। तो यहाँ पर पहला जो है प्राचीन भारतीय, अब ये इसमें देखिए टाइमिंग है ना प्रयोग का। तो इसकी समय की बात करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व इसका पीरियड है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, 1500 है। देखिए ट्रिकी भी बनाना है हमने अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी चाहे आपको अच्छा लगे या फिर है ना, चाहे आप कॉमेडी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने चीज़ों को याद करना है, ठीक है। तो क्या है, प्राचीन है तो 15 है, ठीक है ना। प्राचीन में भी प्रो आ रहा है और 15 में भी जहाँ तक है 15 है ना। इसी प्रकार से आप लोग अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें देखिए 15 है ना, प्रो से प्राचीन, प्रो 15 एक हिसाब से, ठीक है ना। तो 15 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले इसका समय। और दूसरा अगर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 500 यहाँ पर था, पहला वाला 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। मध्यकालीन भारतीय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, इस ईस्वी पूर्व और ईस्वी, ठीक है। तो ये जो मध्यकालीन है हमारा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आधुनिक, ये हो जाएगा आपका 1000 ईस्वी से अब तक। तो ये चीज़ आपको नोट करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है, क्योंकि फाइनली इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। देखिए जो एसआई का यहाँ पर एग्ज़ाम है, 300 प्रश्नों की श्रृंखला जो है, मतलब कि 2 पार्ट में डिवाइड है हालांकि, जिसमें कि हिंदी आपको ओवरऑल देखिए, इससे पहले शायद आपने देखा होगा ईओ की परीक्षा आपने देखी होगी, तो उसमें भी शायद हिंदी का रोल रहा था 100 मार्क्स की, है ना। कंटिन्यू हिंदी के ही क्वेश्चन रहेंगे। तो उसी प्रकार से ये एग्ज़ाम भी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंस है हिंदी की। देखिए एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, ऊपर से फिर गलत होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन आपने गलत नहीं करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ चीज़ों को ऐसे याद करना है कि आप परीक्षा हॉल में एकदम से क्लिक आप लोग कर लें सही आंसर पर, ठीक है। तो इसीलिए एकदम रटने पर फोकस ज़्यादा नहीं करते हुए चीज़ों को ट्रिकी वे में याद करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रिकी वे में ही यहाँ पर आसान भी रहता है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में इतना लोड रहता है कि कोई चीज़ें याद नहीं आ पाती, लेकिन फाइनली ट्रिकी वे अगर आपने बनाई है चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्पफुल वो रहती। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उदाहरण के लिए प्राचीन है तो वैदिक संस्कृति व लौकिक संस्कृति, है ना, ये चीज़ें होंगी इसमें। नेक्स्ट मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें, इसमें क्या आ जाएगा, पाली प्राकृत अपभ्रंश, ठीक है। यदि आप लोग हिस्ट्री आपने बेसिक्स से अच्छे से पढ़ी है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, सबसे पहले वैदिक संस्कृति ही आती है, देन उसके बाद पाली प्राकृत वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भाषा के तौर पर बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय
आर्य भाषा, तो इसमें हिंदी और हिंदीतर भाषाएं आ जाएंगी, जैसे कि बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। तो आप लोग ये चीज़ें अगर याद नहीं भी अगर नोटिस करें तो हिंदी और हिंदीतर भाषाएं ये आपने ज़रूर याद करना है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपने देखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, ये आप सभी इससे अवगत होंगे, ठीक है ना। तो आदि जननी अगर हिंदी की पूछ रहा है तो संस्कृत है। अब देखिए, संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, ठीक है। फिर अपभ्रंश से अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। एक सामान्य की बात हो रही है। देखिए, इसमें मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जो ये वाली चीज़ है, हिंदी का विकास क्रम, ठीक है ना। ये ज़रूर देखिए, ये ज़रूर सीक्वेंस में पूछा जाएगा, इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें जो है आगे पीछे मतलब मिसमैच करके दिया होगा, और आपको एक सही फॉर्म में इसको लगाने के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर बनने वाला है, क्योंकि बना भी है इससे पहले, तो ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। देखिए, संस्कृत जो एक श्रृंखला है, जो एक इंक्रीज जो ऑर्डर है ना, प्राचीन से आधुनिक की तरफ एक हिसाब से अगर हम विकास क्रम कहें हिंदी का विकास क्रम, तो संस्कृत, फिर आपका आ जाएगा पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। और विकास चीज़ के लिए ये इन्होंने संकेत ये प्रयोग किया है, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो इसको आपको जो इसका फॉर्मेशन है ये ज़रूर याद करें, इसको ज़रूर आप लोग देखें, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ और है नोटिस करने की, तो देखिए, यही चीज़ें होती हैं जो कट ऑफ एक मेरिट में अपने आप को यहाँ पर स्थान इन्हीं क्वेश्चंस के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन तो हर कोई करता ही है, क्योंकि सभी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही कर रहे हैं। तो देखिए, अपभ्रंश अगर हम बोलेंगे, अपभ्रंश, देखिए अपभ्रंश यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो देखिए चीज़ों को, अपभ्रंश को देखिए कैसे यहाँ पर तोड़ा है इन्होंने, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक हिसाब से संधि विच्छेद की बात करें तो इस प्रकार से ये किया हुआ है। और ऊपर से इसका आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। अपभ्रंश शब्द का यो तो शाब्दिक अर्थ है पतन, ठीक है, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभीष्ट है, प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद है, अपभ्रंश की ही बात हो रही है, प्रमुख रचनाकार स्वयंभू, तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। इसको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ रखना है आपको याद। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। तो देखिए, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, तो देखिए इस यहाँ पर दिया है अपभ्रंश के भेद, और यहाँ पर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है, क्योंकि अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। तो आप देखिए कौन से जो अपभ्रंश के भेद हैं उससे कौन सी भारतीय भाषा का विकास हुआ है। सबसे पहले है शौरसेनी, ठीक है, ये अपभ्रंश का एक प्रकार है, यानी अपभ्रंश का एक भेद है शौरसेनी। अब देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा इसमें कौन कौन से, इसमें आ गई आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। तो आपको देखना है कि कैसे आप मतलब कि कैसे चीज़ों को आपने नोट करना है, आखिर शौरसेनी में कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे आप लोग इसको करेंगे जिससे कि चीज़ें कन्फ्यूज़न वाली ना हो। तो शौरसेनी देखिए राजस्थानी, आपको ये याद रखना है, शौरसेनी राजस्थानी, शौरसेनी राजस्थानी आपने याद कर लिया। तो अगर आप इंडिया का मैप देखें, है ना, अगर आप लोग इंडिया का मैप देखेंगे तो राजस्थान का जो अगर आप लोग एरिया देखेंगे या फिर गुजरात का देखेंगे तो कहाँ पर आ रहा है, ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आपको चीज़ें ट्रिकी बनानी है, मैं बोल रहा हूँ बार बार वही चीज़ें, क्योंकि ट्रिकी अगर आपने बनाई चीज़ें तो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम जो है नहीं होती। तो शौरसेनी है, आपको राजस्थानी याद कर लिया, तो पश्चिमी हिंदी भी आएगा साथ में, क्योंकि पश्चिम में,
ठीक है ना, क्योंकि आ सकता है कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी हिंदी है वो किस अपभ्रंश का ये भेद है, तो सौरसैनी। तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपने याद रखना है सौरसैनी, फिर याद रखना राजस्थानी। तो वहीं गुजरात भी है, आप लोगों को पता है अच्छे से, ठीक है। तो गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, ये 3 चीज़ें किस में आ जाएंगी, सौरसैनी में आ जाएंगी। इसके बाद आपने देखना है अर्धमागधी। तो अर्धमागधी जो आ जाएगा पूर्वी हिंदी, आपको ये याद रखना है यहाँ पर, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। तो देखिए अर्ध में एक हिसाब से रॉ आ रहा है ना, 2 के ऊपर रॉ, तो यहाँ पर पूर्वी में भी, तो पूर्वी हिंदी आपको इससे ऐसे करके ट्रिकी बनाना है, ठीक हो गया। वहीं अब मागधी की बात करेंगे तो मागधी में आ जाएगा आपका बिहारी, ठीक है। तो धी आ रहा है, तो एक ट्रिकी वे में यहाँ पर बिहारी आ रहा है, तो यहाँ पर ई की मात्रा के हिसाब से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो बिहारी के ही साथ में उड़िया और बांग्ला और असमिया, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बिहारी के ही नियर में है सभी कुछ, बिहार के उड़िया, बांग्ला और असमिया। नेक्स्ट है खस। तो अगर खस जो है अपभ्रंश का भेद है, तो इससे विकास जो है, इससे विकसित, तो खस में एक पहाड़ी आ जाएगा, सौरसैनी से ही प्रभावित है, तो पहाड़ी आपको याद रखना है। अब है ब्राचड़। ब्राचड़ आपको पता ही होना चाहिए, पंजाबी है। महाराष्ट्री जो कि अपभ्रंश का भेद है, महाराष्ट्री से मराठी आ जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होने वाला। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अपभ्रंश हमने पढ़ा ऊपर, अब है अवहट्ट, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि चीज़ें हम लोग क्लियरली जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी वही हम उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी आलतू फालतू नहीं बोलेंगे और बात नहीं करेंगे आलतू फालतू किसी भी, ठीक है ना दाई भाई। अवहट्ट, अब देखिए अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। अगर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, देखिए जो अवहट्ट है वो किसका विकृत रूप है ना। तो अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है क्या, अवहट्ट। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास। अब आपने ये सब कुछ इतना इसको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ राजभाषा के रूप में हिंदी का यूज़ ये आपने देखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज ये क्या है, राजभाषा, ठीक है, राजभाषा। तो राजभाषा का शाब्दिक करते हैं राजकाज की भाषा, ठीक है, यानी कि ऑफिशियली उसका यूज जो हो रहा है राजकाज के कामों में, ठीक है ना। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वो राजभाषा कहलाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे है राजभाषा सरकारी कामकाज चलाने की आवश्यकता की उपज होती है, ये भी आपको ये सब कुछ तो ठीक है, ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, ठीक है, तो ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देखो चीज़ें, कथन और कारण और कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, कैसे मतलब कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है आयोग यहाँ पर चेंज करता जा रहा है, और जिस ऐसा पैटर्न तैयार हो जिससे कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को चीज़ें एकदम सही से पढ़नी। तो राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, डेट ये जरूर आने वाली है, क्वेश्चन आपका बनने वाला है यहाँ से। संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया कब, 14 सितंबर 1949। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या, 14 सितंबर। यहीं से आप एक क्वेश्चन मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ठीक हो गया। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए आगे देखिए। तो देखिए राजभाषा भाग 17, आपको बता दूं कि जो राजभाषा यानी कि जो इस हिंदी भाषा की चर्चा है भाग 17 में है। यदि आपने पॉलिटी के आप लोग अच्छे खासे आपके बेसिक फंडामेंटल्स, आपके जो बेसिक चीज़ें हैं क्लियर हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो भाग 17 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर बनेगा, डायरेक्ट बनेगा कि भाग जो है हिंदी भाषा जो है किस भाग में भाषा का जो है उल्लेख है। तो इसमें देखिए संघ की भाषा, ठीक है ना, संघ की भाषा अनुच्छेद
343 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 343 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद है 343 संघ की राजभाषा के संबंध में, यानी कि संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो आपने ये लाइन बहुत अच्छे से नोट करनी है और अपने माइंड में नोट करनी है और कहीं नोट नहीं करनी है, ठीक है। आप नोट्स बनाइए ना बनाइए, लेकिन आपको अपने माइंड में नोट जरूर करना है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो 343 आपने याद रखना है, 343 यानी कि 343, ठीक है। इतना ही याद करना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। डायरेक्टली यहाँ पर बनने वाला है क्वेश्चन आपका। इसके बाद देखिए जो दूसरा इसका इससे रिलेटेड अनुच्छेद है, तो इसमें देखिए अनुच्छेद नंबर 346 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट, ठीक है ना। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, ठीक है, यानी कि पत्र व्यवहार, ठीक है, पत्राचार आप लोग कह सकते हैं। तो 346 में क्या है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका ज़रूर बनने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इसका आगे जो इम्पोर्टेंट है 351, ठीक है। तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 351 इसका डायरेक्टली यहाँ पर लिंक है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, किसमें? अनुच्छेद 351 में। तो संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की या फिर सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको विकास के लिए निर्देश जो है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? तो आर्टिकल हो जाएगा 351। आगे देखिए 8वीं अनुसूची। तो देखिए आप लोग पॉलिटी के अच्छे स्टूडेंट हैं, यानी कि आपके बेसिक चीज़ें क्लियर है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि संविधान हमारा है तो उसमें भाग हैं और अनुच्छेद है और अनुसूचियाँ हैं। तो जैसे कि हमने बात करी थी अभी भाग 17 में यहाँ पर राजभाषा यानी कि भाषा की बात हुई है, तो वैसे ही अनुच्छेदों की बात हुई, तो उसमें हमने आर्टिकल 343 यानी कि 343 और आर्टिकल 346 और आर्टिकल 351 ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी। इसको आपने बिल्कुल पी जाना है गोल के, ठीक है ना। तो उसके बाद है हमारा अनुसूची की बात हो रही है। तो 8वीं अनुसूची जो है, इसमें हमारी जो 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। देखिए 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी, ठीक है ना। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था केवल 14 ही भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, जो आज फाइनली वर्तमान में 22 हो गई है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वे 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी, निम्न में से कौन सी भाषाएं नहीं शामिल थी, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए ध्यान रखना है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो असमिया थी, बांग्ला थी, गुजराती थी, हिंदी थी, कन्नड़ थी, कश्मीरी थी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू थी। अब देखिए अगर आपको ये याद नहीं होता है, पहले इसको एक ट्रिकी वे में बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं हो पाए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर ये नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपके लिए कोई अच्छी सी ट्रिक बनवा दूंगा जिससे आपको चीज़ें क्लिक हो जाएंगे माइंड में, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इसके बाद इसमें बात हो रही है 14 के बाद, ठीक है। बाद में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 यानी कि 1967 ईस्वी में इसको सिंधी को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में। इसके बाद कोंकणी को और मणिपुरी, नेपाली, इन तीनों को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन यानी कि 1992 में हुआ है। ये आपके जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा कब हुआ है। और हिंदी में भी देखिए यूज़ हो रहा है इसका, तो आपको अच्छे से याद करना है। अगला जिससे इसकी संख्या 18 हो गई थी। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 शामिल किया गया।
इस प्रकार अनुसूची में कितनी हो गई है टोटल, वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी है। और देखिए इसकी भी मेरे पास ट्रिक है, अगर आप लोगों को ऐसे याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी ट्रिक से याद करिएगा। और फिर भी नहीं हो पाए तो फिर मुझे बताइए, आप लोगों के लिए ट्रिक मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कितने वर्गों में बांटा गया है हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्गों में। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है, ठीक है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। तो आपको याद रखना है 17 5, यानी कि 5 हैं जो हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। और इन 5 वर्गों के अंदर भी कितनी टोटल बोलियां हैं, 17 बोलियां। तो आपको 5 17 याद रखना। देखिए क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ज़रूर बनेगा 100%, ठीक है, कि बोलियां और कितने वर्गों में बांटा है। इसके बाद अगर हम आगे अब इन वर्गों को, 5 वर्गों को और इन 17 बोलियों की चर्चा करते हैं, ठीक है। जिसमें आपके जो वर्ग हैं, पहला है राजस्थानी। तो राजस्थानी के अंतर्गत जो बोलियां हैं, मुख्य क्षेत्र भी आपको याद रखना है, लेकिन मेन है इसमें राजस्थानी जो एक पहला जो उपभाषा है उसके अंतर्गत बोलियां आपको याद रखनी है, जिसमें कि मारवाड़ी आ जाएगा। तो आपको पता है मारवाड़ी आपको पता होगा, आप लोग देखते हैं, सब कुछ सीरियल देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मारवाड़ी राजस्थान से बिलोंग कर रहा है। तो मारवाड़ी के अंतर्गत इसमें लिखा है, देखिए पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है, यानी कि राजस्थान का पश्चिमी एरिया। और जयपुरी या इसको ढूढ़ाड़ी भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद है इसमें पूर्वी राजस्थानी। तो पूर्वी राजस्थानी यानी कि राजस्थान जो है पूर्वी प्लस पश्चिमी। और इसके बाद है मेवाती यानी कि उत्तरी राजस्थान, ठीक है, उत्तरी राजस्थान उसको मेवाती है, मेवाती मतलब बोली। और नेक्स्ट है मालवी, ठीक है, जो कि दक्षिणी राजस्थानी है, ठीक हो गया। तो आपको एक मैं ट्रिक और बता दूं, उत्तरी राजस्थानी की अगर बात करेंगे तो मेवाती आ रहा है, देखिए उत्तरी में त आता है, तो वहीं मेवाती में भी त आ रहा है। तो त और त मिला के आपका 1 नंबर बन जाएगा और आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं दाएँ बाएँ की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट टू एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की ही चर्चा हो रही है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगी। और शेयर और लाइक अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी शेयर आप लोगों की मर्ज़ी है, शेयर भी करिएगा और लाइक भी, दोनों चीज़ें करें। तो मालवी दक्षिणी राजस्थानी। इसके बाद है पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आ गया, बोलियाँ कौरवी या खड़ी बोली आ जाएगी पश्चिमी हिंदी में, ठीक है, बांगरू या हरियाणवी, ठीक है। तो कौरवी या खड़ी बोली और बांगरू या हरियाणवी। नेक्स्ट है ब्रिज भाषा। इसी के अंतर्गत क्या आ गया है, ब्रिज भाषा। देखिए ब्रिज भाषा, बहुत से ब्रिज भाषा, तो इसके अंदर है बुंदेली और कन्नौजी। तो आपको ये याद रखना है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, और ब्रिज भाषा है बुंदेली या कन्नौजी, ठीक है। क्षेत्र तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें, मैंने आपको यहाँ पर शो हो रहा है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं वीडियो को रोक के। पूर्वी हिंदी, अब पूर्वी हिंदी में आ जाएगा आपका अवधी, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी सॉरी, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी आपको याद रखना है, बघेली। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, बार बार बघेली के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ये क्षेत्र है पूर्वी हिंदी का है, तो बघेली और छत्तीसगढ़ी, क्योंकि पूर्वी हिंदी पूर्वी में ही है, छत्तीसगढ़ वगैरह। नेक्स्ट है बिहारी, आपको पता ही होगा, ये तो आप गलत नहीं करेंगे, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब आ जाएगा पहाड़ी, कुमाऊँ, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ज़रूर यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, और आगे की चर्चा जो कि देवनागरी लिपि और उसका विकास, और क्या है देवनागरी लिपि, कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग इस वीडियो से ज़्यादा ज्ञान लें, जितना भी आपके लिए यूज़फुल हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।